बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इट्स मी सुंबल दराज और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रफ़ीक डार। जैसे कि डॉक्टर साहब के साथ एक पॉडकास्ट सीरीज़ चल रही है और हमें बहुत सारी ज़िंदगी के मामलात के ऊपर आगाही मिलती है हमसे। आज हम बात करेंगे एक बड़े ही हॉट टॉपिक के ऊपर और ये सबका एक प्रॉब्लम भी है कि यंग जनरेशन को अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ज़रूरत पड़ती है इस डिसीजन मेकिंग की। तो हम इस पर बात करेंगे कि हाउ टू चूज़ अ राइट पार्टनर। तो डॉक्टर साहब आज हमें आप बताइएगा ज़रा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं शादी वक्त करते वक्त जो है वो हमें एक पार्टनर चूज़ करते हुए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो मतलब एक यंगस्टर्स को या जो शादी का ये डिसीजन ले रहे हैं उनको हेल्प हो जाए। जी, थैंक यू सुंबल। वाक़ई एक बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक भी है और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं कहूँगा। कि देखें, हमारे कल्चर में बहुत से लोग जो है ना एक बेस लाइन को हमेशा सेलेक्ट करते हैं बिल्कुल। और बेस लाइन में ना 3-4 चीज़ें होती हैं। ज़्यादा फैमिलीज़ का फ़ोकस वही चीज़ें होती हैं और वो बेस लाइन चीज़ें क्या हैं? फैमिली, हम्म। पैसा कितना है ठीक है। या खूबसूरती कितनी है। ये 3 चीज़ों के ऊपर फ़ोकस होता है, जो होना भी चाहिए। आई डू एग्री कि आप कहीं पे रिश्ता करने जा रहे हैं, तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक चीज़ें हाँ। ये हर बंदा अपने मुताबिक देखे। हर बंदे का जो अमारत का लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। तो हर बंदा जो है वो अपने हिसाब से ये 3 चीज़ें ज़्यादा फ़ोकस इन्हीं पे होता है। जो उन्होंने क्राइटेरिया सेट किए। हाँ, ऑब्वियसली एक फैमिली है Yes। कि वो होना चाहिए, मैं उसकी बात ही नहीं करूँगा। ठीक है। मैं उसके ऊपर एक बात ओ करूँगा कि जिससे आपने शादी करनी है, वो एज़ ए पर्सन कैसे होना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल यही था कि अगर हमने किसी को चूज करना है तो वो एज एन पर्सनैलिटी एज एन पर्सन उसमें कौन सी चीजें होनी चाहिए कि वो हमें मदद। बिल्कुल, बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इस एज़ ए पर्सन को हम बहुत कम प्रायोरिटी देते हैं। एज़ ए पर्सन का मतलब ये नहीं कि वो पैसा कितना कमाता है, वो तो ज़ाहिर है फाइनेंस में आ गई, वो बेसलाइन है। वो बेस लाइन में जो जिस हिसाब से मैं। एज़ ए पर्सन, एज़ ए उसकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। क्योंकि आपने उसके साथ सारी ज़िंदगी गुज़ारनी है। देखें, आपका जो लाइफ़ पार्टनर होना चाहिए, उसमें कुछ ख़ुसूसियत मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस, मैं इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा। इमोशनल इंटेलिजेंट बंदा होना चाहिए या बंदी होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि वो अपनी इंटेलिजेंस क्या वक़्त पे, किसी ख़ास टाइम पे, सही जगह पे, सही बंदे के साथ वो सही इस्तेमाल करता है। ये खूबी जो है ना, इसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये होना चाहिए, सोशलाइज़ करता हुआ नज़र आना चाहिए, नफ़सियाती तौर पे वो फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबिलिटी साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकली, यस। हाँ, साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप छोटी-मोटी चीज़ों के ऊपर आप ओके करने वाले हो। चलें कोई बात नहीं, हो जाएगा, ऐसे कर लें, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लें। क्योंकि जो रिलेशनशिप होता है इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ना होगी, तो प्रॉब्लम्स आएँगी। यानी कि काम का आपके जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट ही इनफ्लेक्सिबिलिटी से शुरू होता है। मिसाल के तौर पे सर लड़कियों को होते हैं छोटी छोटी खुशियां आए। हाँ जी, अगर आपका हस्बैंड फ़र्ज़ करें ऐसी लड़की जो थोड़ा-सा अपनी चॉइस रखती है, तो अगर उसका हस्बैंड फ्लेक्सिबल नहीं तो उसकी वो चॉइसेस ही पूरी नहीं करने देगा, हालाँकि वो छोटी-छोटी चॉइसेस होती। तो वो सारा दिन वो मसले-मसाइल बने रहेंगे उनके लिए। तो ऐज़ ए पर्सन क्या होना चाहिए? साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंट होना चाहिए, डिसीजन राइट टाइम पे करने वाला होना चाहिए, सोशलाइज़ करने वाला होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ़ सोशलाइज़ करने वाला बंदे में हो सकता है ये सारी खूबियाँ हों। यानी कि सोशलाइज़ेशन भी इतनी इम्पोर्टेंट है। एक्सपोजर जाहिर से। हाँ, ये मैं आपको ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ कि आप उनको आसानी से आप देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कंपैटिबिलिटी कितना ज़्यादा मैटर करती है कोई भी रिश्ता बनाने ले? मतलब होता है ना कि समटाइम्स कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो बना दिए जाते हैं, बेजोड़ भी हो सकते हैं वो। कंपैटिबिलिटी कितनी मैटर। बहुत में देखें, अक्सर लोग कहते हैं कि जी, वो जो लव मैरिज का और अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट ये है ना कि अरेंज मैरिज बेसिकली आपको लंबी देती जिंदगी। ठीक है। लव लव मैरिज एक किस्म का आप कह लें कि एक ज़रूरी चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन कंपैटिबिलिटी भी इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है। ठीक है, देखिए, अगर आप एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करने के बाद आपने शादी कर ली, लेकिन आप कंपैटिबल नहीं है। देखिए, कनेक्शन थी लेकिन कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी नहीं आ रही। कंपैटिबिलिटी होती है आपकी पर्सनैलिटीज़ के साथ। लेकिन एक बंदा इंट्रोवर्ट है, उसका पार्टनर एक्सट्रोवर्ट है, तो ये बड़ा मसला बनेगा। एक बंदा साइकोलॉजिकली बिल्कुल ठीक है, दूसरा नार्सिसिस्ट है, तो ये तबाही है। इसका मतलब उनकी आपस में साइकोलॉजिकली कंपैटिबल होना बहुत ज़रूरी है। बाकी चीज़ें शायद आप मैनेज कर लें,
लेकिन साइकोलॉजिकल जो कंपैटिबिलिटी है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसके या कि दूसरा इमोशनल तीसरा साइकोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी के ये बहुत ज़रूरी। ये अच्छा डॉक्टर साहब पता है क्या होता है समटाइम्स डिसीजन लेते हुए ये होता है कुछ चीज़ें हमें अवॉइड करनी पड़ती हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए जहाँ पे ये हो कि तो बाकी सारी चीज़ें उसकी ठीक है कोई एक ऐसी चीज़ जिसपे हम कहें नो यहाँ पे हमें ये फैसला नहीं लेना चाहिए कोई एक रेड फ्लैग देखें, मैं कई रेड फ्लैग्स हमारे स्पेशली हमारे कल्चर में रेड फ्लैग्स ये होने चाहिए कि एक ऐसी फैमिली, एक ऐसा पार्टनर जिसके बारे में उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स अच्छा नहीं ना बोलते, वो अच्छा नहीं होगा कभी। यानी कि ये मैं साइकोलॉजी, क्योंकि जो आपके बिहेवियर्स होते हैं ना, फर्ज करें मैं एक पर्सन के साथ अच्छा नहीं हूं ना, तो ये हो सकता है मैं दो चार के साथ अच्छा नहीं होगा, ट्रेंड यही होता है। क्योंकि आपका जो, अगर आप गुस्से वाले हैं ना, तो आप सबसे गुस्सा करेंगे। आप मैनिपुलेटर हैं ना, तो आप सबके साथ मैनिपुलेट करेंगे। आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ के अलावा आप अपने पार्टनर के साथ भी मैनिपुलेट करेंगे। तो हाँ, आपका जो रेड फ्लैग्स हैं वो मैनिपुलेशन है, कंट्रोलिंग बिहेवियर है, ठीक है? ऐसा पार्टनर जिसमें कंट्रोलिंग बिहेवियर हो, जिसमें नार्सिसिज्म हो, यानी कि सेल्फ, जिसे ना सेल्फ लव, और हर टाइम जो है वो सेल्फ एडमायरेशन, सेल्फ सेंटर्ड है, ठीक है? वो तबाही तक आपको ले जाएंगे। नार्सिसिस्ट रेड फ्लैग है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अगर हैं तो वो रेड फ्लैग है, ठीक है? उसी तरह रिस्पेक्ट का ना होना, ये रेड फ्लैग है कि एक बंदा पार्टनर को रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा, तो आगे तो कुछ नहीं होगा। ये चीज़ें हमें ये रेड फ्लैग्स है। मैं रेड फ्लैग नहीं कहता कि आप गरीब हैं, ये कोई रेड फ्लैग नहीं। आप अमीर भी हो, वो मैंने आप हो सकते हैं। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो पैदा गरीब होते हैं लेकिन मरते अमीर हैं, मिलियनेयर बनते हैं, ठीक है ना? तो ऐसी कोई बात नहीं। ये है कि अगर उसके अंदर साइकोलॉजिकल जो कंपैटिबल अच्छी चीज़ें हैं, साइकोलॉजिकली वो अच्छा है, तो वो आपको कहीं भी लेके जा सकता है, कोई मसला नहीं। डॉक्टर साहब इसी तरह मुझे ये बताइएगा कि पास्ट रिलेशनशिप्स होते हैं कुछ हुए तो वो एक इमोशनल बैगेज लेके जब उनका रिलेशनशिप आगे एक रिश्ता होने लगता है या शादी होने लगती है एक सिलेक्शन पे टाइम तो उनको बस एक इमोशनल बैगेज होता है और मूव ऑन करने के लिए उन्हें कम मतलब बात होती है बहुत सारी चीजें कि हम कैसे मूव ऑन करेंगे पिछली बड़ा याद बड़ा लेके अच्छा, बड़ा अच्छा। पहली बात तो ये है कि हमेशा अगर आपका कोई बैक एंड पे रिलेशनशिप रहा है ना, वो आपको तंग तब करता है जब आप उसको प्रॉपर वाइंड अप नहीं करके आते। ओके अगर आप उसको प्रॉपर वाइंड अप कर लेंगे ना, ठीक है नफ्सियात ये कहती है कि आपको वो चीज़ें ज़्यादा याद आ जाती जो आप अधूरी छोड़ के आते हैं। ठीक है ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अगर आपने कहीं रिलेशनशिप आपका टूटा भी है ना, तो आप उसकी एंडिंग अच्छी करके आएँ, क्लोज कर क्लोज़ करके आएँ, क्लैरिटी के साथ आएँ। ठीक है अगर आप उसको अधूरा छोड़ेंगे ना, तो उसकी यादें आपको आएँगी, वो नेक्स्ट रिलेशनशिप में भी जाएँगे, तो उसका ज़ाहिर है अगले रिलेशनशिप के ऊपर बड़ा इफ़ेक्ट आता है। सर इसी को अगर हम कनेक्ट करते हैं एक और क्वेश्चन होता है बहुत सारे लोगों का होता है कि कंपैरिजन पिछले रिलेशन के साथ अगर कोई मेल है उसकी ज़िंदगी में कोई फीमेल थी तो वो अगली आने वाली बंदी को कंपेयर करेगा कि कुछ आगे थे उस जैसी नहीं है, वो बात नहीं है। तो इस फैक्टर ये अगेन मैं ये कहूँगा कि आप वाइंड अप करके आएँ। वो चीज़ स्टोरी वो पीछे रहेगी, दैट्स ऑल, देयर इज़ नो कंपैरिज़न। जब आप प्रॉपर वाइंड अप करके आएँगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंपैरिज़न बनेगा। बिल्कुल सही। जी। एंड डॉक्टर साहब इसमें फाइनेंशियल जिस तरह लोग कहते हैं कि पैसा ज़रूरी नहीं है, मोहब्बत होनी चाहिए, ये कुछ लोग कहते हैं कि पैसा बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में देखिए, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जो कि एक बेसलाइन है हमारी। देखिए, आप अपने मुताबिक आपका जो पार्टनर है उतना वो स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। दैट्स फेयर। लेकिन ये है कि फाइनेंशियल चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन कुछ लोग फाइनेंस को ना सिर्फ़ वेल्थ समझते हैं। फाइनेंस सिर्फ़ वेल्थ नहीं होती। थोड़ा-सा आप देखिए, फाइनेंस आपका माइंड भी हो सकता है। फ़र्ज़ करिए अगर आप एक बड़े इंटेलेक्चुअल बंदे से शादी करना चाह रहे हैं, तो वो फ़िलहाल उसके पास पैसा नहीं है, तो उसका माइंड भी एक वेल्थ है, उसका माइंड भी फाइनेंस है। देखिए ना, कुछ लोग आपको पता है कि सिर्फ़ चलते-फिरते लोग जो है वो मिलियनेयर होते हैं या नहीं होते? होते हैं, यानी कि वो उनकी बातों से वो पैसे आ रहे होते हैं, बातों से पैसा कमा रहे होते हैं। सिर्फ़ बोल के उनकी पर्सनैलिटी बहुत सारी चीज़ें हम नहीं, हाँ, मुझे पता चल गया, मैं आप मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, मेरे को भी नहीं हाँ। आता, इशारा नहीं करेंगे आप तो माशाल्लाह से, वो तो सारी चीज़ों में मसला ये होता है कि आपने ये चीज़ भी देखी, ये भी वेल्थ का हिस्सा है, ठीक है, ठीक है ना? वेल्थ सिर्फ़ हम पता है सिर्फ़ पैसे को समझते हैं,
आपका माइंड भी देखिए, लोग माइंड से नहीं कमाते। देखिए ज़िंदगी में याद रखें, आप पैसा 2 चीज़ों से कमा सकते हैं। कितनी चीज़ों से? 2 चीज़ें। 2 चीज़ों से। एक, अगर आपके पास पहले पैसा है तो पैसा कमा सकते हैं, या आपके पास एक हाई-टेक दिमाग है तो आप पैसा कमा सकते हैं। अगेन वही चीज़ अगेन मैं इसको दोनों में अगर मैं प्रायोरिटाइज़ करूँगा ना तो दिमाग को करूँगा। कहीं में भी यूज़ करते हैं आप। हाँ, क्योंकि अगर आपके पास पहले बहुत ज़्यादा पैसा है तो ये नहीं है ना, हो सकता है आप उसको ज़ाया कर बैठें। नुकसान उठा ले। लेकिन प्रायोरिटी जो है ना इसको दें। बिल्कुल सही। ये सबसे जो बड़ी वेल्थ का सोर्स है ना वो आपका माइंड है। आपने जो चीज़ें हमें बता दिया है कि बेसिकली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती क्या है। जी, यहाँ से आप स्टेबल है ना तो आप यू कैन क्रैक एनीथिंग। ठीक है ना? अगर आपके पास एक रीज़नेबल ज़िंदगी तो आप 3, 4, 5 साल में अगर आप यहाँ पे कुछ रखते हैं तो यू विल डू समथिंग। ऑब्वियसली आप एक कंप्लीट पर्सन हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब इसी में मुझे ये बताइएगा तो मेनली जिस तरह अभी हमारा टॉपिक था कि हाउ टू चूज़ अ गुड पार्टनर। तो मेन ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो हमें एक मतलब अल्टीमेटली देखना चाहिए उन्हें असेस करते हुए? क्या-क्या चीज़ें असेस करने के लिए ज़रूरी है एक पर्सन में? देखिए, एक पर्सन में अगर आप असेस करना चाहते हैं तो ये कलेक्टिवली अगर हम उन्हें देखें कि ये चीज़ें होंगी तो बस दिस इज़ द ओके। देखिए, मैं एक ही चीज़ को अक्सर मैं कहता हूँ कि स्पेशली मैं मर्दों के लिए कहता हूँ, ठीक है ना? मर्दों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मर्दों के लिए मतलब क्या हो सकती है? मैं एक ही खूबी कहता हूँ कि अगर ऐसा बंदा जो एक लॉजिकल डिसीजन रखने की कैपेबिलिटी रखता है ना, उसको आप जाने ही ना दें। फीमेल्स के लिए ये एडवाइस ये फीमेल के लिए मैं एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक हो गया। क्योंकि अगर आप लॉजिकली सही डिसीजन कर सकते हैं ना, तो आप वो बंदा किसी भी सिचुएशन में ऐसा डिसीजन करेगा कि विन-विन सिचुएशन होगी उसके लिए। किसी को रोने भी नहीं देगा। छोटी बात हाँ, होती है बड़ी किसी भी वो क्योंकि अच्छा डिसीजन वही करता है, जो प्लान अच्छा करता है, जो असेस चीज़ों को क्योंकि असेसमेंट सही नहीं तो डिसीजन कैसे करेगा? इसका मतलब डिसीजन एक ना टॉप के ऊपर ऐसी चीज़ है कि वो अगर कोई कर सकता है ना तो उसके नीचे वो पहले कई काम कर रहा होता है। तो एक ही खूबी अगर आपको मिल जाए ना कि ये बंदा बड़ा राइट डिसीजन करने वाला है, इसमें डिसीजन पावर भी है और लॉजिकल डिसीजन लेता है, तो यू दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बहुत सारी चीज़ों से ऑफ द रिकॉर्ड पे ये बात अब सामने आई है कि डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी बहुत ज़रूरी है। एलिमेंट हाँ। ज़िंदगी देखिए, ज़िंदगी में याद रखें कि ये डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऐसी खूबी है ना इंसान की जो जानवरों से आपको अलग कर देती। दिस इज़ वन ऑफ द हाँ। ऑब्वियसली एक कोर एलिमेंट बन जाता है। जी, देखिए जानवर तो डिसीजन नहीं ले सकता। जैसे फ़र्ज़ करें देखें ना कि आप एक बंदर के सामने 5 करोड़ रुपया भी रखते हैं और 1 दर्जन केले भी रखते हैं, तो वो क्या उठाएगा? पहले प्रेफर करें केले प्रेफ़र करेगा। तो ये ऐसी खूबी है कि जो इंसान को डिफरेंशिएट करती है। फीमेल्स के लिए एडवाइस ही मेल के लिए आप क्या एडवाइस करते हैं कि मेल को फीमेल में क्या चीज़ ऐसी दिखनी चाहिए जिस तरह एक मेल में मतलब डिसीजन मेकिंग पावर है फीमेल में ऐसी क्या चीज़ होती है? फीमेल के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है? क्योंकि फीमेल की इमोशंस कंपैरेटिवली मेल की निस्बत जो है ना वो ज़रा स्कैटर्ड होते हैं। कैसी है? ठीक है? तो इमोशनल इंटेलिजेंट वुमन जो है ना वो आपका बहुत बड़ा सहारा बन सकती। यानी कि वो ख़वातीन मैं सादा लफ्ज़ों में बता जो अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकती, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर सकती। तो ख़वातीन में ये ज़्यादा ज़्यादा खूबी जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन थी, काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आई होप। और आप अपने ऑडियंस के लिए या अपने व्यूअर्स के लिए एक एंड पे क्या मैसेज देना चाहते हैं इस टॉपिक को लेके? देखें शादी करना या पार्टनर चूज़ करना ये अल्लाह ताला ने आपको एक चॉइस दी है। ये आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, तो एक फ्री हैंड है। एक फ्री हैंड दी अल्लाह ताला ने। देखें, मैं अक्सर कहता हूँ कि अल्लाह ताला इंसानों से अगले जहान हिसाब क्यों लेता है? उसकी एक वजह होती है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को चॉइसेस दी हैं। एनिमल के पास कोई चॉइस नहीं, इसीलिए एनिमल का हिसाब भी नहीं है। तो अगर अल्लाह ने आपको चॉइस दी है, तो उस चॉइस को वाइज़ली इस्तेमाल करना आपने। एक ही नसीहत है, आप सोच समझ के देखें, आपने चॉइस को ज़ाया ना करें, ठीक है। क्योंकि ये चॉइसेस बार-बार नहीं मिलती। नहीं, तो आपने इसके ऊपर ज़रा फ़ोकस करना है, नहीं समझ आ रही किसी से हेल्प ले लें भाई, किसी से मत फिर लोग बहुत शाय फील करते हैं, बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो जाते हैं, नहीं, कोई कोई बिल्कुल आप अपने मेंटोर से, बड़ों से क्योंकि बाद में फिर बुरा हो जाए तो कहते हैं किस्मत में ऐसा था, तो वो फिर हमने खुद ही चूज़ नहीं आप किसी भी मेंटोर से देखिए मर्ज़ी आप अपनी करें, लेकिन किसी से मशवरा तो ले सकते हैं, कैलकुलेट किया। कोई मसला नहीं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर थैंक यू, साहब। थैंक थैंक यू सो मच एवरीवन।